क्योंकि अगर नवा लेता तो उस पूरे बोर्ड में वो नवा ही होता, समझ रहे हो। फिर ये बाकी के कितने क्वेश्चन बच गए, 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं होते, फिर वो अकेला ही होता, समझ रहे हो। बड़ा है लेकिन आसान है, क्वेश्चन तो बड़ा है लेकिन आसान है, इसलिए एक बार ये करवा ले, उसके बाद इसको हटा के फिर वो अकेला वो करवाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बड़ा है मतलब लिखावट उसकी ज़्यादा है, वैसे समझने में बहुत आसान है, समझ रहे हो। 10.2 है ना, उसका उदाहरण है वो, हाँ क्वेश्चन उदाहरण 2 3 जो भी है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 में, है ना। देखो बिंदु है अपने पास -4 और 6, इस लैंग्वेज को सही से पढ़ना। बिंदु अपने पास दे रखा है -4 और 6, और वो है बिंदुओं -6 10 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु। इन दोनों से तो क्या बन रहा है, रेखाखंड, और इन रेखाखंड पे ये बिंदु स्थित है, और जब ये स्थित हो जाएगा तो इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित कर देगा, ये हमें बताना है। अनुपात का मतलब m1 और m2। ये 7.2 का प्रश्न है, आपको पता है। अभी मैं रेखाखंड बना लेता हूँ, एक बढ़िया सा रेखाखंड बना लिया मैंने। ये बिंदु ले लिया A और ये बिंदु ले लिया मैंने B। ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। A बिंदु ये है, B बिंदु ये है, इस रेखाखंड पे ये तीसरा बिंदु स्थित है, समझ रहे हो। तो -6 और 10 A बिंदु के निर्देशांक है, ऐसे ही 3 और -8 B बिंदु के निर्देशांक है। बोलो कोई दिक्कत। और एक कोई तीसरा बिंदु है जिसको मैं मान लेता हूं C, आप कोई भी नाम दे सकते हो। इस बिंदु की निर्देशांक है -4 और 6। बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है कि इस रेखाखंड पे ये बिंदु स्थित तो कर दिया आपने, अब स्थित करने के बाद ये इस रेखाखंड को कौन से अनुपात में विभाजित, कौन से अनुपात में तोड़ देता है, ये हमें बताओ। मान लिया हमने कि ये इसको m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर देता है, ठीक है। तो हमें m1 और m2 का मान बता दो। 3:4, 10:20, 15:25, जो भी है वो मान बता दो हमें, सही है। तो हमें दिया हुआ क्या है वो देखो, x1 y1 होता है, ये होता है x2 y2, जो बीच में होता है वो होता है x और y। तो हमें जो जो दिया है वो लिख लो। x1 दिया है मेरे को -6, y1 दिया है मेरे को 10, x2 दिया है मेरे को 3, y2 दिया है मेरे को -8, x दिया है मेरे को -4 और y दिया है मेरे को 6। मेरे को तो m1 और m2 चाहिए। m1 m2 आते हैं कहाँ से, विभाजन सूत्र से, क्योंकि विभाजन सूत्र ही होता है जिसमें m1 m2 आते हैं, अन्यथा कोई सूत्र होता नहीं। तो या तो y का लगा लो या फिर x का विभाजन सूत्र लगा लो, जो आपकी इच्छा है वो लगा लो। क्यों, क्योंकि x के भी निर्देशांक हैं अपने पास, y के निर्देशांक भी हैं अपने पास। तो हम कौन सा लगाएंगे, x वाला, कोई सा भी लगा लो, दोनों से आंसर आएगा। मैं लगाता हूं, पहला x वाला होता है तो मैं लगा देता हूं x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, यही होता है ना। अब अपने को क्या करना है, जो जो मान दिया वो उसको रखो इधर, m1 m2 निकल के आ जाएगा। अभी x का मान रखना है, x का मान तो अपने पास है, कितना है, इज इक्वल m1 का मान तो नहीं है ना, लेकिन इसके बाद x2 है, x2 कितना है 3, प्लस m2 का मान तो अपने पास नहीं है, x1 का मान कितना है -6। क्या कर रहे हो रे, अपॉन नीचे क्या है m1 प्लस m2। अपने को किसका मान चाहिए, m1 m2 का। तो ये m1 m2 किस में है, इधर, इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा, गुणा में हो जाएंगे क्या ये,
और गुणा में होंगे तो -4 से पहले तो कौन गुना होगा? हाँ जी, m1 m2 को उठा के मैं इधर लेके जाऊंगा तो m1 तो किससे गुणा होगा? पहले -4 से, फिर m2 भी किससे गुणा होगा? -4 से, तो -4m1 हो जाएगा क्या ये? फिर -4m2 हो जाएगा क्या ये? सही है। और इधर हो जाएगा इक्वल, भाई m1 -4 से गुणा हो गया -4m1 हो गया, m2 -4 से गुणा हो गया -4m2 हो गया, ये 3m1 से गुणा होके 3m1 हो गया, माइनस हो जाएगा क्या? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6m2 से गुणा होके 6m2 हो गया। बोलो कोई दिक्कत? m1 को एक तरफ कर लेते हैं, m2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो m1 ये 4m1 है माइनस का, इसको इधर रहने दो, ये 3m1 है प्लस का, उठा के इधर लेके आ जाऊंगा, कैसा हो जाएगा? तो सर हो जाएगा -4m1 और ये इधर आएगा तो -3m1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर है। इधर देखो 3m1 तो आ ही गया, इधर इधर क्या बचा? -6m2 बचा, और ये -4m2 उठा के इधर लेके आऊंगा, कैसा हो जाएगा? +4m2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? अभी मेरे को पता है -4m1 और माइनस का ही 3m1, माइनस का 7m1, और देखो माइनस का तो 6m2 है और प्लस का है 4m2, तो माइनस का 2m2, और माइनस से माइनस क्या हो गया? अब m1 m2 को एक तरफ कर लो और संख्याओं को एक तरफ कर लो। जैसे देखो 7 है, फिर गुणा है, फिर क्या है? इधर 2 है, फिर गुणा है, फिर क्या है? तो देखो m1 को तो यहीं रख रहा हूं मैं, ये m2 उठा रहा हूं, इधर लाऊंगा, किस में हो जाएगा? तो सर इधर तो क्या है? m1, भाग में क्या हो जाएगा? m2, बराबर, इधर m2 तो आ गया, इधर क्या बचा? 2, और सर ये 7 इधर से इधर जाएगा ना, क्योंकि इधर तो रखा नहीं अपन ने, तो 7 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो नीचे आ गया कितना? तो बताओ m1 अपॉन m2 कितना आया? 2/, तो सर इसको m1 बट्टे वाले को ऐसे भी लिखते हैं, m1 अनुपात m2, तो 2:7, मतलब ये C बिंदु जो है इस AB रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करेगा। अब ये 2:7 आप y वाला फॉर्मूला लगाते तो भी यही आंसर आता, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ, आंसर यही निकल के आएगा, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। बोलो ऐसा क्वेश्चन आए कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। आगे चलिए अपन x व y में एक संबंध बताना है। अब की बार मान किसी का नहीं निकालना, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताना है? संबंध बताना है कि x और y में क्या संबंध है। तो संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से क्या हो? मतलब इन बिंदुओं से ये बिंदु समदूरस्थ है, मतलब इन बिंदुओं से ये बिंदु समान दूरी पर है। तो सबसे पहले तो ये बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु को मान लेता हूं A और इसको मान लिया मैंने B। A बिंदु के निर्देशांक में लिख लेता हूं, कितने हैं? 7 और 1, और इसके निर्देशांक है 3 और 5, और कह रहा है कोई तीसरा बिंदु है C जिसके निर्देशांक है x और ये बिंदु है वो इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। तो सर ये बिंदु इससे समान दूरी पर कब रहता है? जब इधर वाली दूरी और इधर वाली दूरी समान हो जाए। भाई मैंने कहा यहाँ से चलता हूँ मैं यहाँ तक आता हूँ 5 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है? और फिर यहाँ से ये चलता है यहाँ पे आता है तो भी 5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये वाला समान दूरी पर है।
समान दूरी का मतलब इधर वाला मान इधर वाले मान के क्या है, बराबर। तो समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया कि सर जो AC का मान आएगा वही किसका आएगा, BC का मान आएगा। सही बात है। अब AC और BC को बराबर दिखा दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, AC का मतलब A से लेके C तक की दूरी, BC का मतलब B से लेके C तक की दूरी। और दूरी सूत्र हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। आ रहा है क्या यहां तक ठीक है। देखो आप AC के लिए बात करता हूं मैं, सबसे पहले किसकी बात करता हूं, AC के लिए। AC के लिए मतलब A को देखो C को देखो, अन्य हमें से कोई मतलब नहीं। A कौन सा है ये, C कौन सा है ये। तो पहले वाला होता है x1 y1, दूसरे वाला होता है x2। तो x1 y1 कितना हो गया, 7 और 1। तो सर x1 y1 7 और 1, x2 y2 कितना हो गया, x और ये तो हो गया AC की बात। अब बात किसकी करें, BC की। तो लिखेंगे BC के, अलग कलर से लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, है ना। BC का मतलब ये B और ये, तो x1 y1 x2 y2, x1 y1, किसी को भी x1 y1 इसको मान लो इसको मान लो, एक की बात। अपन B पहले लिख रहे हैं तो इधर से आ गए, x1 y1 3 और 5, x2 y2 x और y। आप किसी को भी पहले लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, किधर भी लिखो वर्ग में कोई दिक्कत होती नहीं है। अब सर AC के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट वाला। तो AC के लिए लगाओगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का बराबर। BC के लिए क्या लगाओगे, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। सीधी बात है। अब एक बात बताओ, इधर भी अंडर रूट है इधर भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट हटा दूं क्या मैं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, इधर और इधर दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना ही बचेगा वर्ग करने के बाद, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यही बचेगा ना वर्ग करने के बाद। अब क्या करना है, ये तो किसका मान है, AC, ये किसका मान है। तो सर AC का मान आपके पास है इधर, ये रहा, रख दो। BC का मान ये रहा, रख दो। तो रखते हैं, यहाँ पे रखूं मैं, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 ये किसका मान है, AC। AC कहाँ है, ये रहा, x2 माइनस x1 x माइनस, तो यहाँ रख देते हैं सर हम, कितना आएगा x माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर आ जाओ, x2 माइनस x1 का मतलब BC वाला ये रहा, x माइनस 3, तो हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5, तो हो जाएगा यहाँ पे y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इस सब में देखो आप एक ही फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता है हमें क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यही होता है ना भाई, अरे यही होता है ना। आगे चलें, अभी देखो इसमें लगाओ, सबसे पहले a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2a का मतलब x, b का मतलब 7, माइनस 7 नहीं है क्योंकि माइनस तो ऑलरेडी हमने लगा दिया है, तो 2x और b का मतलब है 7, तो 7 दूना 14 और 7 में x, तो आएगा माइनस का 14x प्लस b स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस, अब इसमें लगाओ y माइनस 1, a स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर माइनस 2a का मतलब है y, b का मतलब है 1, तो 2 एकम 2 और y का y,
तो 2y प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है, हो गया इधर वाला, तो बराबर में चले। बताओ x माइनस 3, तो सर x स्क्वायर हो जाएगा क्या सबसे पहले, x स्क्वायर माइनस 2a का मतलब x, b का मतलब 3, तो 3 दूना 6 और साथ में क्या है x, तो 6x प्लस b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस y वाले में चले, तो y माइनस 5 का मतलब y स्क्वायर माइनस 2a का मतलब है y, b का मतलब है 5, तो 5 दूना 10y प्लस b स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर कितना, बोलो कोई दिक्कत। अभी जो कट रहा है उसको काट देते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आएगा तो हो जाएगा और इधर प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का, कैंसिल, सही बात। वाई स्क्वायर इधर प्लस का है, ये वाई स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो कट जाएगा आपस में, सही बात है। और बोलो, अभी ले लेते हैं एक्स वाले को वाई वाले को एक तरफ ले लेते हैं जितने भी बचे। अभी देखो यहां से बचा माइनस का, ये प्लस का माइनस का 6x इधर आएगा तो और थोड़ी है x का पद कोई, ठीक है। अब y में चलो, यहाँ पे माइनस का क्या है, इधर y वाला माइनस का 10y इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 49 और 1, यहाँ पे हो गया प्लस का कितना 50 और यहाँ पे देखो 25 और 9 कितना होता है 34, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 34 और इधर बराबर में कुछ नहीं बचा, क्या बचा। अभी देख लो आप भाई, ये y वाला प्लस में है, x वाला किस में है माइनस में, तो देखो 14x तो माइनस का है, 6x प्लस का है, तो कितना x बचा माइनस का 8x, 10y और यहाँ पे 2y माइनस कर दो तो प्लस का 8y और 50 है, 50 में से 34 चला गया तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा कितना 16, बराबर में क्या आ जाएगा। अभी सब में 8 का भाग जा रहा है तो 8 का भाग दे देते हैं और देखो पहले तो माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस के 8 का भाग दिया तो 8 एकम 8 और x का x बच गया, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा 8 एकम y बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का 8 दूना बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका आंसर। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, आप कोई सा भी लिख दो, कोई गलत नहीं, दोनों सही है। आप अगर इतना करके आते हो तो भी सही है, आप ऐसे नीचे करके आते हो तो भी सही है, ऊपर वाला करके आए हो कोई दिक्कत नहीं, सही है। बोलो कोई दिक्कत इसमें। आगे चले हम, अच्छा क्वेश्चन है ये 12वां प्रश्न। कह रहा है सिद्ध कीजिए कोई व्रत है और व्रत के परिगत का मतलब बाहर एक समांतर चतुर्भुज है जिसको हमें सिद्ध करना है कि वो क्या है, समझिए। तो अपन सबसे पहले तो व्रत बना लेते हैं, यहां बना लेता हूं मैं ना, दिख रहा है ना, व्रत बना लिया और व्रत के बाहर एक क्या बना दिया मैंने, चतुर्भुज बना दिया। ये चतुर्भुज बना दिया मैंने, ठीक है। और इसका नाम दे देता हूं मैं A, ये B, ये C और ये दे दिया मैंने D। ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु P है, ये Q है, ये R है और ये है S। और हमें अब जो लिखना है वो है कि दिया हुआ है, हमें दिया गया है, दिया है, क्या दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 डिग्री का। तो ये दिया है हमें कि सर ये समांतर है, इसका मतलब AB समांतर है, मतलब AB बराबर है किसके, तो ये तो दिया है हमें AB बराबर है किसके, और भी दिया है BC बराबर होगा, BC बराबर होगा किसके, ये चीज तो हमें दी है ऑलरेडी। हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है, अपने को सिद्ध करना है भाई, ये लिखना बहुत जरूरी है, नंबर कटते हैं।
सिद्ध करना है कि जो ABCD है वो समांतर नहीं है। ये तो दे दिया हमें, तो समांतर को क्या सिद्ध कर दो, समचतुर। सम का मतलब है सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, लेकिन कोण 90 डिग्री का, मतलब AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। ऐसा सिद्ध करना है अपने को। तो एक बात अब मैं समझाने की प्रयास करूंगा, वो समझना आप। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये तो हमें दिया हुआ है, हमने खुद मन से नहीं कहा भाई ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये खुद ने कह दिया है इसने। अब उसके बाद एक बात बताओ, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर अगर मैं दिखा दूं, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के मैं बराबर कर दूं, तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसा होगा कि ये तो इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर हो जाए, तो ये तो किसके बराबर है, तो सर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये तो इसके बराबर है ही, तो सारी आपस में बराबर हुई कि नहीं। AB बराबर CD, CD बराबर BC, BC बराबर AD। तो यही तो हमें सिद्ध करना है। तो किसी भी एक भुजा को या तो इसको इसके बराबर दिखा दो, इसको इसके बराबर दिखा दो, इसको इसके बराबर, किसी भी एक भुजा को आपस में बराबर दिखा दो। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इस भुजा को CD को हमें किसके बराबर दिखा देना है, BC के, फिर अपने आप हो जाएगा सारा काम। तो चले अपन, तो देखो हमने परिमेय पढ़ी है 2, 10.1 और 10.2। तो सर परिमेय 10.1 में तो हमें त्रिज्या चाहिए थी, तो त्रिज्या तो है नहीं इसमें, तो 10.2 में चलें। 10.2 में क्या चाहिए, बाह्य बिंदु, तो बाह्य बिंदु तो A रहा, B रहा, C रहा, D रहा। और परिमेय 10.2 ये कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो डाली जाती हैं दो, वो दोनों क्या होती हैं। तो सर यहां से चलो देखो आप, परिमेय किससे, परिमेय 10.2 से। और परिमेय 10.2 ऐसे कहती है कि सर AP बराबर होगा AS के, सही बात है ना, अरे सही कह रहा हूं ना, AP बराबर होगा किसके, सही है। दूसरा क्या कहती है कि BP बराबर होगा, BP बराबर होगा, बोलो कोई दिक्कत है क्या, और बताना मेरे को। DR और DS भी बराबर होगा, DR बराबर होगा किसके, सही है। और बताओ CR बराबर होगा किसके, CR बराबर होगा किसके। तो समीकरण नंबर 1 दे दो, समीकरण नंबर 2 दे दो, समीकरण 3 दे दो, समीकरण, इजी सा प्रश्न है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सर AB चाहिए पूरी, मेरे को BC चाहिए पूरी, यही तो सिद्ध करना है। पूरी CD चाहिए, पूरी AD चाहिए, यही चाहिए ना। तो AB कब आएगा, जब AP में मैं PB जोड़ दूंगा तब आएगा साहब। तो AP में PB जोड़ना पड़ेगा तब आएगा, मतलब समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। और सर DR और CR, DR और CR टोटल जोड़ूंगा तो CD आएगा, मतलब समीकरण 1, 2, 3, 4 सबको क्या करना पड़ेगा। तो लिख देते हैं इधर की समीकरण 1 + 2 + 3 + 4। तो इधर वाले LHS में जुड़ेगा RHS, तो AP प्लस में PB प्लस में DR प्लस में बराबर में इधर AS प्लस में BQ प्लस में DS प्लस में, अब जो जो चाहिए वो देख लो आप। AP प्लस BP क्या आ गया, AB, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, क्या आ गया, प्लस DR CR क्या आ गया, बराबर AS और DS, AS DS क्या आ गया, प्लस BQ CQ क्या आ गया। हमें क्या करना था सर, हमें इस CD को इस BC के बराबर दिखाना है, फिर सारी बराबर हो जाएंगी, सही है ना। तो अब एक बात बताओ, AB प्लस CD है, तो AB को मैं CD लिख सकता हूं क्या, ये तो हमें दिया गया है ऑलरेडी कि आप AB को क्या लिख सकते हो। तो सर इस AB को मैं क्या लिख सकता हूं,
प्लस में भी क्या है मेरे पास बराबर AD को तो सर आप BC लिख सकते हो, तो सर इस AD को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस में भी क्या है, तो इधर तो कितने CD हो गए और इधर कितने BC हो गए, तो सर 2 से 2 कैंसिल हो गया, CD किसके बराबर हो गया, अब CD कहाँ पे है, यहाँ पे है, BC कहाँ है, यहाँ है। अब आप कहोगे CD किसके बराबर है और BC किसके बराबर है और CD किसके बराबर है, तो सारी आपस में क्या हो गई, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। हैंस से अच्छा प्रश्न है, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अभी देखो आगे, संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या, हमें जांच करके बताइए, जहां n क्या है प्राकृतिक संख्या, तो 4 की पावर n के स्थान पे और कुछ भी आ सकता है। तो बेटा संख्या कोई भी हो 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड करने पर एक बार 2 और एक बार कम से कम क्या आता है 5। समझ रहे हो, कोई भी संख्या अंक 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उस संख्या के गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 आए। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो देखो आप n क्या है भाई साहब, n बराबर प्राकृतिक संख्या है, मैंने मन से थोड़ी लिखा है, इसने खुद ने कहा है। n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब n का मान 1 2 3 4 कहां तक जाएगा भाई। प्राकृतिक संख्या तो ये होती है जो 1 से शुरुआत होती है और कहां तक जाती है। तो सर संख्या क्या दे रखी है हमें, संख्या तो दे रखी है 4 की पावर n, तो सबसे पहले मैं 1 रख के देख लूं, तो 4 की पावर क्या होगा 1, तो 4 की पावर 1 तो क्या होगा, फिर मैं रख के देख लूं 4 की पावर n थी, तो अब की बार 4 की पावर 2 रख लेता हूं, तो कितना होगा 4 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, अगर अब की बार 4 की पावर n है तो मैं 4 की पावर 3 रख के देख लेता हूं, क्या होगा 64 होगा ना भाई। 4 गुणा 4। बताओ अंक 0 पर समाप्त हो रही है क्या, क्यों, क्योंकि सर 64 है 16 है 4 है, मतलब ये है कि 4 के कितने भी आप पावर लगा लो ये अंक 0 पर कभी भी समाप्त है। आप क्या लिखोगे, 4 की पावर n संख्या कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसका कारण मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसके गुणनखंड में एक बार भी 2 और 5 नहीं आता। 2 आ जाएगा तो 5 नहीं आएगा। 5 तो किस में आता है, जिसके अंत में 0 आए और 5 आए, इसके अंत में 0 नहीं आएगा 5 भी नहीं आएगा, तो ये कभी भी 5 पे 5 और 2 आएंगे नहीं इसके गुणनखंड में, और जब नहीं आएंगे तो ये 4 की पावर n शून्य पर समाप्त भी, शून्य पर तो वही संख्या समाप्त होती है जिसके गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार तो 2 आए और कम से कम एक बार क्या आए, समझ रहे हो, तभी आएगा। आगे चले, द्विघात बहुपद दे रखा है x² + 7x + 10, इसके शून्यक निकालने हैं और फिर हमें ये जांच करना है कि जो हमने निकाला है वो सही है कि गलत है। तो जांच तो मैंने आपको कल बता दी थी, अल्फा + बीटा = -b/a। ये जो x² के साथ होता है ये a होता है, x के साथ होता है वो b होता है, और जो लास्ट होता है वो c होता है। तो आपको a का मान 1 है, b का मान 7 है, c का मान 10 है, ये पता चल गया है। अब इसके गुणनखंड कैसे करते हैं कि सर x² है प्लस 7x है प्लस 10 है, बहुपद है तो बराबर में 0 तो लगाएंगे नहीं। अभी हमें देखो गुणनखंड करने के लिए लास्ट में देखना पड़ेगा कि 10x² होना चाहिए गुणा करने पर, और बीच में कितना आना चाहिए 7x, ऐसे ही होना चाहिए ना। तो सीधा सीधा है 10x का और 7 का, तो कितना होता है 5 और 2, और सब प्लस है तो 5 और 2 भी कैसा आएगा भाई, 5 दूना 10 और 5 और 2 7 हो गए ना। तो ये तो सीधा सीधा है भाई, x² प्लस में हो जाएगा 5x, प्लस में हो जाएगा 2x, प्लस में हो जाएगा
ये 2x इधर लिखो 5x इधर लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे, है ना। अभी कॉमन लेना है तो x स्क्वायर 5x में क्या कॉमन आया भाई x, तो यहां से तो क्या बचा x और यहां से बचा, और यहां से क्या बचा कॉमन लिया भाई 2, तो यहां से तो x और 2 पंजे 10, ऐसे ही तो किया आपने। अभी x प्लस 5 दोनों तरफ है तो x प्लस 5 तो कॉमन आ गया और यहां से बचा x प्लस 2। देखो ये समझाने की है नहीं, वैसे ये तो आराम से कर सकते हो। तो बताओ x का एक मान तो कितना आएगा -5 और x का एक मान कितना आएगा, मैंने कहा था जो पहला मान आए उसको क्या मान लेना और जो दूसरा मान आए उसको। अब एक तो सत्यता की जांच करोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, और एक करोगे अल्फा गुणा बीटा बराबर c/। हमें तो सर ABC के मान बताओ, तो a का मान कितना है, b का मान कितना है, c का मान कितना है। इजी सा तो प्रश्न है, इसमें तो कोई ज्यादा समझने वाली बात है नहीं। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो इसको राइट कर लो जल्दी से, समय है अभी तो आपके पास।